ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं एक इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की, जो कि दो दवाइयों की कम्बिनेशन है। मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स आपने देखे होंगे जिनमें क्विनोलोन्स, पेनिसिलिन्स और इसी तरह के डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं कि वो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनकी ओरल फॉर्म्स नहीं होती और वो एक से ज़्यादा दवाइयों पे मुश्तमिल होती हैं। सो आज मैं आपको समझाता हूँ कि एक से ज़्यादा दवाइयों पर मुश्तमिल होने वाले इस कम्बिनेशन का बुनियादी मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये कम्बिनेशन में क्यों है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। सो आज बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ पिपेरासिलिन विद टेज़ोबैक्टम। पिपेरासिलिन जो है ये एक पेनिसिलिन ग्रुप का ड्रग है और ये जाके एक्ट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल पे, और सेल वॉल के जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वहां पे जाके एक्ट करता है और इस बैक्टीरियल सेल वॉल की जो प्रोडक्शन होती है उसको रोक लेता है। जब बैक्टीरियल सेल वॉल की प्रोडक्शन नहीं होती, बैक्टीरिया की इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती और इसी तरह ये बैक्टीरिया जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनका जो सेल वॉल है उसमें इन्हीं पेनिसिलिन ग्रुप के खिलाफ एक एंजाइम पैदा हुआ जिसका नाम है बीटा लैक्टामेज, और ये एंजाइम जो है ये बुनियादी तौर पे इन्हीं पेनिसिलिन ग्रुप के जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होता है। जब ये पेनिसिलिन ग्रुप वहाँ पे आके बाइंड करता है, ये वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और इन दोनों की बाइंडिंग को रोक लेता है, और इसी तरह ये पेनिसिलिन ग्रुप के ड्रग्स जो हैं इस एंजाइम की वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल की इस साख्त में चेंज की वजह से जो है तो ये इफेक्टिव नहीं रहते और बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए बीटा लैक्टामेज के अगेंस्ट एक एंटीबायोटिक और एक ऐसी चीज जो कि बीटा लैक्टामेज को खत्म कर सके, सो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर, इसके साथ जो है तो टेज़ोबैक्टम का इस्तेमाल किया गया। टेज़ोबैक्टम जो है वो बुनियादी तौर पे एक बीटा लैक्टामेज के अगेंस्ट काम करने वाला एंटीबायोटिक है और ये जाके बीटा लैक्टामेज को रोकता है ताकि जो पिपेरासिलिन है वो इफेक्टिवली सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल को टारगेट करे और आपका एंटीबायोटिक जो है वो फंक्शन करता रहे। सो इस कम्बिनेशन की वजह से इस ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है, इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ये अपने टारगेट बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से टारगेट कर सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि इस किस्म की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पेशन या कल्चर बेस्ड के जो कल्चर सेंसिटिविटी बेस्ड आपके रिजल्ट आते हैं जिसमें किसी बैक्टीरिया की, खुसूसन ये जो ग्राम नेगेटिव और एनारोब्स हैं उनके खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल होता है और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ खुसूसन ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो आपके पास एविडेंस होना चाहिए या कल्चर बेस्ड या जो फाइंडिंग्स और पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर बेहतर समझता है कि वो इस तरफ इशारा करें कि कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि रेजिस्टेंट है और ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो ही आप इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज एम्पेरिकली अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये और एंटीबायोटिक्स की तरह, जिस तरह उसका हमने हशर कर दिया है कि और एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है नॉर्मल बैक्टीरिया की भी इतनी रेजिस्टेंस हो गई है कि हमारे पास कोई अच्छा एंटीबायोटिक और इफेक्टिव एंटीबायोटिक बचा ही नहीं है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर टाइफाइड फीवर के ऐसे जरसूमे या साल्मोनेला टाइफी जो है वो इतने रेजिस्टेंट हो गए कि वो उनके अगेंस्ट कोई भी इफेक्टिव ड्रग बाकी ना रही। सो ये ड्रग जो है ये बुनियादी तौर पे आईसीयू के लिए या हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के लिए या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस के लिए मुख्तस करदा ड्रग है। सो इसका इस्तेमाल हर किस्म के इन्फेक्शन में नहीं करना चाहिए और हर तरह के चेस्ट इन्फेक्शन या इस तरह के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको यकीन है कि ये नमूनिया का इन्फेक्शन है और इसका पैथोजन जो है वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इकोलाई के अगेंस्ट, क्लिप्शेला नमूनिया के अगेंस्ट और इसी तरह जो है तो मुख्तलिफ किस्म के और जो पैथोजन हैं जिनमें सूडोमोनास वगैरह पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट ये माइटी इफेक्टिव है और बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका पेशेंट जो है उसमें कोई एविडेंस हो कि वो रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो उसका शिकार है, किसी और दवाई के साथ नहीं हो रहा और उस बैक्टीरिया की सेंसिटिविटी जो है ये इस ड्रग के साथ या इस ड्रग की सेंसिटिविटी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट अच्छी है, तो आप कल्चर बेस्ड एक रिजल्ट पे एविडेंस बेस्ड हो के तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट या आईसीयू ड्रग है, सो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन, जो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होते हैं, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं खुसूसन डायबिटिक फूड के, या अक्सर औकात जो है तो बोन में
जो मेडुलरी और इसी तरह के जो बोन के इन्फेक्शन होते हैं, खुसूसन जो ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स के बाद जो प्रोस्थेसिस लगते हैं और उसमें बोन इन्फेक्शन का या उस प्रोस्थेसिस के इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता है, सो उनमें ये ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है। सो ये कोई आम ड्रग नहीं है जिसको हर कोई इस्तेमाल करे। इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जिस तरह पेनिसिलिन ग्रुप के और ड्रग्स के हैं कि इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। ये जो है तो आपके लिवर फंक्शंस को डिरेंज कर सकता है, ये आपके किडनी फंक्शंस को डिरेंज कर सकता है, और इसके साथ साथ जो है तो आपको मुख्तलिफ किस्म के और जो मसाइल हैं जिस तरह के टेनाइटस यानी कानों में शोर, और इसी तरह जो पेट के मसाइल हैं यानी डायरिया हो जाना, और साथ ही साथ ये चूंकि नॉर्मल गट फ्लोरा और जो आपका नॉर्मल बॉडी में फ्लोरा है बैक्टीरिया का उसको भी टारगेट करता है। आपका नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया जब खत्म होता है आप इम्यूनो कंप्रोमाइज बन जाते हैं और आप में चेस्ट के, मुंह के, ईसोफेगस के फंगल इन्फेक्शंस और इसी तरह के और वायरल इन्फेक्शंस होने के खतरात बढ़ जाते हैं। सो जो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उनमें ये एहतियात बरतनी चाहिए कि इनड्वेलिंग कैथेटर्स जो हों या कोई एनजी ट्यूब वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो उसके इर्द गिर्द जो है तो फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जो हैं शदीद किस्म के फंगल साइनोसाइटिस, फंगल जो ओरल कैविटी का फंगस है, ईसोफेगस का, या चेस्ट के फंगल मसाइल का शिकार हो सकते हैं, और वो एक इंतहाई यूँ समझ लें कि रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाद में ट्रीट नहीं होते, और पेशेंट की जो डेथ होती है या पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो यहाँ से अराइज होना स्टार्ट हो जाती है कि आपका एंटीबायोटिक का यूज़ जो है वो इफ़ेक्टिव हो और वो कल्चर बेस्ड हो और वो जो है रैशनल तरीके से किया जाए, और उसके साथ साथ जो है तो और चीज़ों का ख्याल रखा जाए, पेशेंट की हाइजीन का ख्याल रखा जाए। ख़वातीन हज़रात, ये दवाई जो है पॉसिबल इंटरेक्शंस इसके वारफरिन के साथ हैं, इसके इंटरेक्शंस जो है मुख्तलिफ किस्म के और एंटीबायोटिक्स के साथ हैं, इसके इंटरेक्शन जो है मल्टीविटामिन अगर आप इसके साथ देते हैं, बी कम्प्लेक्स इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, और अगर आपका पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हो तो उसकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नॉर्मली इसकी डोज जो है तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद आप दे सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट पे आपको ये वक्फा बढ़ा के 12 घंटे तक भी लाना पड़ सकता है, और आपको इसकी डोज भी एडजस्ट करनी पड़ सकती है अपने पेशेंट के GFR के मुताबिक और अपने पेशेंट के लिवर स्टेटस के मुताबिक। ख़वातीन हज़रात, जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में इस ड्रग की इस कम्बिनेशन की इफेक्टिवनेस है वो सबके सामने जाहिर है कि इसके साथ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स और जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं वो इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो रैशनल तरीके से करें, जुडिशियस तरीके से करें। इरैशनल और इनजुडिशियस यूज़ जो इन एंटीबायोटिक्स का हो रहा है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कि कल को खुदा न खास्ता हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीबायोटिक नहीं होगी। और ये जानकर आपको हैरत भी होगी कि आजकल जो रिसर्च हो रही है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों पर, बायोलॉजिकल एजेंट्स और इसी तरह के कैंसर और इन सारी चीज़ों पर रिसर्च हो रही है, लेकिन एंटीबायोटिक ग्रुप्स पे जो रिसर्च है वो आजकल कम हो गई है, और नियर फ्यूचर में पाइपलाइन में कोई ऐसी नई एंटीबायोटिक नहीं है जिसका अगर हम कहें कि खुदा न खास्ता इसकी रेजिस्टेंस हो गई तो कोई नया एंटीबायोटिक आ जाएगा। सो प्रैक्टिशनर से मेरी दरख्वास्त है कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है वो जुडिशियस तरीके से करें और अपने मुआशरे पर और अपने पेशेंट्स पर रहम करें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो आप यकीनन दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे, लेकिन शेयर करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।